आज संडे फिर भी आप सबके लिए एक वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज ये वीडियो क्लास 12 का होगा और इस वीडियो में हम देखेंगे आज चैप्टर नंबर 5 मैट्रिक्स आव्यूह। ठीक है, और इस बुक में तो 5 है, कोई भी हो भाई, देखो चैप्टर की नंबरिंग क्या मायने रखती है, हमें चैप्टर मायने रखना चाहिए ना। हमारा चैप्टर है मैट्रिक्स, भाई अलग अलग बुक है यहाँ पर, फिलहाल एनसीईआरटी चलती है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन सा है, तीसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर पर बात करेंगे हम आव्यूह पर, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आव्यूह के बारे में। और आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप सभी वीडियो को देखिए और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आइए बात करते हैं आव्यूह के बारे में। आव्यूह है क्या, मैट्रिक्स क्या है? बोला जो मैट्रिक्स आव्यूह है ना, ये एक प्रकार की सारणी मात्र है। क्या है? सारणी। ठीक है ना। ये किस चीजों की सारणी है भाई? देखिए हमारे पास नंबर्स होंगी यानी संख्याएं होंगी, ठीक है। संख्याओं के साथ साथ हो सकता है कोई फंक्शन हो, फलन हो, ठीक है ना, कोई अक्षर वगैरह हो। बात समझ में आ रही है? इन सब की संख्याओं, अक्षरों, जिस भी प्रकार की जो चीजें हमें मिल जाए, ठीक है, मैथमेटिकल, तो इन आदि चीजों की अगर हम एक व्यवस्थित सारणी तैयार करें, क्या तैयार करें? सारणी तैयार करें, तो वो सारणी क्या कहलाती है? हमारा आव्यूह कहलाती है, ठीक है ना, मैट्रिक्स कहलाती है। बड़ी ही रोचक चीज है मैट्रिक्स। इसका जो प्रदर्शन है, जो निरूपण करना है, ऐसे आप बड़े ब्रैकेट में करते हो, समझ पा रहे हैं? ठीक है ना। और जिस प्रकार से आपने पहला चैप्टर पढ़ा था सेट थ्योरी हमारा, ठीक है, समुच्चय सिद्धांत, क्लास 11th में जो था, वहां पर जैसे हमने सीखा था कि समुच्चय को हमेशा हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ऐसे किसी आव्यूह को हम यहाँ पर हमेशा कैपिटल लेटर में डिपेंड करते हैं कि हमारा क्या बन गया, ये आव्यूह ए है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब इसके अंदर जैसे समुच्चय में अवयव होते थे, ऐसे आव्यूह के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी मैटर आप लिखोगे वो हमारे इस आव्यूह ए के क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? उन अवयव को लिखने का भी एक क्रम है, एक सिस्टम है, ऐसे नहीं चाहे जहां इधर उधर लिख दो, ठीक है। आप देखिए, अगर हम कुछ अवयव को ऐसे ऐसे लिखें इस लाइन में, ठीक है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्या इनका ऐसे भी तो बन सकता है? देख रहे हैं ना। तो ये जो क्षैतिज में लिखे जाएंगे, ये हमारी क्षैतिज में क्या होंगी? हमारी ये पंक्ति होगी, जिसे हम रो बोलते हैं। क्या होगी हमारी ये? पंक्ति। और ये जो लंबवत है यानी ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है, इन्हें क्या बोलोगे आप? स्तंभ बोलोगे। क्या बोलोगे? स्तंभ। ये हमारे स्तंभ हैं, स्तंभ, पिलर, खंभा, ठीक है ना। और ये क्या है? हमारी पंक्तियां हैं। आगे बात समझ में। अब जैसे हमें कुछ लिखना ही चाहिए इसमें, तो कैसे हम लिखेंगे और कैसे वो हमारी पंक्तियां बनेंगी, ठीक है ना। अभी हम तो जान गए भाई कि जो क्षैतिज में रहेगा उसे पंक्ति बोलेंगे, जो ऊर्ध्वाधर दिखाई पड़ेंगे उन्हें स्तंभ बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने लिख दिया यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ पाए? तो यहां पर मैंने जो अपना आव्यूह लिखा है उसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने हैं? 3 स्तंभ हैं। बात समझ में आई? आव्यूह को देखकर अब आप इतना कह सकते हो कि मैं आव्यूह में पंक्ति बता सकता हूं और क्या बता सकता हूं? उसके स्तंभ। और आव्यूह को दर्शाया कैसे जा रहा है, ये भी बात मैं अब देख पा रहा हूं, ठीक है ना भाई। 1 से लेकर 9 तक संख्याएं थी, उनको मैंने आव्यूह के जरिए इस प्रकार यहां पर निरूपित कर दिया, ठीक है ना। अब क्या होने वाला है, कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या कुछ बाकी बातें भी धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आव्यूह के बारे में इतना समझ में आ गया। अच्छा, एक मैटर और है आव्यूह का, कि जैसे इन्हीं सब अवयव को, ये सब क्या थे जो मेरे लिखे थे? अवयव थे, ठीक है ना। इन अवयव को लिखने का एक तरीका है कि जैसे जो मैंने यहां पर लिखा वो मेरा पहला अवयव था, है ना। जो यहां पर मैं लिखूं, जैसे मैंने ए लिख दिया, अब ए लिख दिया तो मतलब ये मेरी पहली पंक्ति का पहला अवयव है। क्या ये मेरे पहले स्तंभ का पहला अवयव नहीं है? है ना। यानी ये मेरी पहली पंक्ति का पहला अवयव है और पहले स्तंभ का भी पहला अवयव है। तो इसको मैं A11 से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। पंक्तियों को मैं आई द्वारा
और स्तंभों को किसके द्वारा, जे के द्वारा, ठीक है ना। जे कैप थोड़ा अलग है, आई और जे पता है कहां से लिया जा रहा है, वो जो हम एक अपना एक कांतीय तल बनाते हैं, चाहे त्रिविमीय ले लो आप, तो एक्स अक्ष पर आप आई कैप दिखाते हो, वाई अक्ष पर जेड जे कैप और जेड अक्ष पर के कैप, यही तो दिखाते हो आप, ठीक है ना। तो आप वहां से थोड़ा सिंबलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल उसका यहाँ पर भी कोई तर्क नहीं। हाँ, आई को पंक्ति के रूप में लिखा जा रहा है और स्तंभ को किसमें, तो इसके प्रत्येक अवयव को, अवयव के अंदर आए हुए प्रत्येक अवयव को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए आई जे, समझ में आया, ए आई जे, यानी ए क्या है, एक अवयव है, किसका, किसी अवयव का, और कहां का अवयव है, उसकी पोजीशन क्या है, तो वो आई वाली पंक्ति में स्थित है और जे वाले स्तंभ में स्थित, ठीक है ना। अगर मैंने लिखा A23 तो ये किस पंक्ति में उपस्थित है, दूसरी पंक्ति में, किस स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, बातें समझ में आ रही है। तो यहां पर A11 लिख दिया, मतलब पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में। फिर यहां पर जो मुझे लिखना है, मैं ए के रूप में ही सब लिखना हूं, उसकी नंबरिंग बस चेंज कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया मेरा, पंक्ति तो अभी बोलो पहली ही है, लेकिन अब स्तंभ कौन सा आ गया, दूसरा आ गया। तो ये क्या है, A12 है। फिर यहां पर A13, यहां वाला बोलो क्या लिखे इसको, 24, जवाब सही है भैया। खामोशी ये बयां कर रही है, या तो चीजें घुस नहीं रही हैं, या फिर डर लग रहा है, क्या है भी इसकी नंबरिंग कौन सी, मेरे को नंबरिंग का मतलब यहां पर क्या, पंक्ति की संख्या बोलनी है और स्तंभ का। तो बताओ ये कौन सी पंक्ति चलने वाली है, दूसरी, भाई पहली पंक्ति खत्म कर दी मैंने, दूसरी स्टार्ट की है, तो आपने पंक्ति की नंबर बिल्कुल सही बोला। क्या ये मेरा चौथा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, तो पहला कहां है भैया, पहला स्तंभ तो यही है, ये दूसरा स्तंभ देखो, अभी तो मैंने अभी अभी बनाया यहां पर, मैंने यहां पर 2 लिखने का मतलब क्या था कि दूसरे स्तंभ में इसको किया है। तो ये जो मेरा अवयव है, पंक्ति दूसरी है लेकिन स्तंभ क्या है, पहला है, समझ में आया। तो चलिए बताइए, इसका बता दीजिए क्या होगा, A31, आपके हिसाब से आपने इसको तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में रखा है। बाबू पहला स्तंभ तो यही था, पहला खंभा देखो ये है, दूसरा खंभा वही है और तीसरा वाला खंभा ये है। आपने कहा खंभा नंबर 1, क्या ये 1 पहला खंभा था, ये हमारा पहला खंभा है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो क्या ये पहले वाले खंभे में है। गलतियां क्यों हो रही हैं, चीजें तो बड़ी आसान सी लग रही हैं, हो सकता है हमें लग रही हो, आपको भी ना समझ में आ रहा। तो चलिए बताइए भाई फिर से एक बार, किस पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में, स्तंभ कौन सा है, दूसरा, समझ में आया। चलो इसका बोल दीजिए जल्दी से, 2 3, पंक्ति दूसरी है, स्तंभ कौन सा है, तीसरा, ठीक है ना। चलिए एक और बनाना चाहता हूं मैं, यहां पर मेरी इच्छा है मैं एक और बनाऊं, सबकी इच्छा होती है, अंतिम नहीं है गधे। चल देख यहां पर क्या होगा इसका, 1 3, पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ में, गलत जवाब है ना भैया। पंक्ति कौन सी बना रहा हूं मैं, पंक्ति तीसरी है, पंक्ति तीसरी है, स्तंभ कौन सा है, पहला। अब ये तीसरी पंक्ति में हमेशा 3 3 ही रहेगा, पंक्ति तीसरी रहेगी, स्तंभ का ऑर्डर चेंज होता रहेगा, समझ में आया, बोलिए, अवयव को पहचान ले जाएंगे, समझ पाए, ठीक है ना। तो इस तरह से अवयव का निर्माण होता है और ये इसकी एक जनरल राइटिंग होती है कि इस तरह से हम अवयव को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। किसी ने हमें अवयव दे दिया कि भैया ये हमारा 5 4 है, A54, बताइए कौन सी पंक्ति में और कौन से स्तंभ में स्थित होगा, पांचवी पंक्ति और चौथा, दिमाग में बस ये रखना है कि पहले पंक्ति, पहले पंक्ति फिर बाद में स्तंभ, समझ में आ गई बात। तो इतना प्रदर्शन मेरे अवयव का हो गया, अवयव के बारे में इतनी जानकारी में समझ पाया, ठीक है ना। शुरुआती लक्षण मुझे अवयव की पता चल गए भी आप बनोगे कैसे, होते क्या हो, अब संख्याओं, अक्षरों, वर्णों,
ठीक है, कि एक आयताकार सारणी होती है ना, बोले आयताकार वर्गाकार नहीं हो सकता, वर्गाकार भी हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा वर्गाकार कब होगा, जब जैसे आप में कितने तीन पंक्तियां तीन स्तंभ है तो आप वर्गाकार ही बन रहे हो। इसका मतलब अगर मैं दो ही पंक्ति बनाना चाहूं तो बना लो दो ही पंक्ति, पहली पंक्ति हो गई दूसरी पंक्ति हो गई, बोलो इसकी नंबरिंग। मैं यहां पर चार स्तंभ बना ले रहा हूं, कितने स्तंभ बना रहा हूं मैं, चार। तो जल्दी बोलो, पहली पंक्ति है ना तो सब में वन 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 वन, दूसरी पंक्ति है टू 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 टू। कौन सा स्तंभ है, पहला। कौन सा स्तंभ है, दूसरा। कौन सा स्तंभ है, ये कौन सा स्तंभ है। बातें समझ में आई, बोलिए, समझ में आ गया ना। अब यहां पर मेरा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का कोटि, आव्यूह की कोटि। अगला टॉपिक जो है मेरा आव्यूह से संबंधित वो क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होती है, कोटि, कोटि नहीं समझ में आ रही, पता नहीं क्या कोटि उटी कर रहे हैं। ऑर्डर, ऑर्डर समझ में आ रहा है, ऑर्डर मतलब क्रम। तो ऑर्डर या कोटि जो भी हमसे पूछा जाए तो इसका एक ही मतलब ये होता है कि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, स्तंभों की संख्या। समझ में। तो जैसे ये आव्यूह मैंने लिखा है और मैं पूछूं इस आव्यूह की भाई कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है इसका, तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर को हमेशा m n के रूप में दर्शाया जाता है, m क्रॉस m गुणे n, ठीक है ना। जहां m क्या होता है, पंक्तियों की संख्या है, और n क्या है, आपके स्तंभों की संख्या है। समझ में आई बात। तो इसमें कितनी पंक्तियां थी, तीन पंक्तियां थी, तीन स्तंभ थे। तो भाई इसकी कोटि क्या होगी, 3x3 का है, ये किसका है भाई। एक कमरा बनवाना था मेरे को, बोला कितने का बनवाओगे, कैसे क्या ले, उसकी मेजरमेंट क्या रहेगी, बोले 10x12 का या 12x10 का, 20x25 का, ऐसे ही बोला जाता है। तो जो पहले बोलते हैं वो उसकी लेंथ होती है, और जो बाद में बोलते हैं वो उसकी क्या होती है, ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है। समझ में आ रही बातें। तो ऐसे यहां पर जो पहली बात बोलेंगे वो पंक्तियों की संख्या होगी, और जो बाद में बोलेंगे वो किसकी संख्या होगी, स्तंभों की संख्या होगी। समझ में आ गई बात। तो किसी आव्यूह की कोटि पता ले जाओगे कि कितनी कोटि का है वो, कोटि क्लियर हो गई ना, पंक्तियों की संख्या गुणे कितना। अच्छा मैं आपको खाली कोटि बता रहा हूं कि एक आव्यूह है, एक आव्यूह है जो कितनी कोटि का है, 5 गुणे 6 कोटि का है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, बताइए कुल कितने अवयव होंगे उसमें। 30, बिल्कुल सही जवाब भैया। 5 पंक्तियां हैं और 6 क्या है, स्तंभ है ना। जैसे आपने बोला 3 पंक्तियां 3 स्तंभ हैं इसमें, देख रहे हैं, तो 3 त्रिक का 9 अवयव तो हो रहे हैं टोटल। देखिए 3 3 6 3, इसका मतलब अगर मैं पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा करा लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आव्यूह की कुल अवयवों की संख्या। अगली बात समझिए। अब यहां पर एक घुमावदार क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आता है ये। हाँ भी सकता है, छोटे क्वेश्चन बहुविकल्पीय में। जैसे बोल दिया गया कि भैया एक अवयव है जिसमें 18 अवयव हैं, अवयवों की कुल संख्या कितनी है, अवयवों की जो कुल संख्या है उसकी कितनी है, 18। तो बोले ये बताइए 18 अवयव रखने वाला, 18 अवयव रखने वाला जो अवयव है इसकी कोटि क्या क्या संभव है। समझ पा रहे, इसकी कोटि क्या क्या संभव है, ये कितने कितने कोटि का हो सकता है, बताइए। 3 6 यानी 3 गुणे 6 कह रहे हो, और कोई 2 9, 18 1, 18 गुणे 1 का, बस, और कुछ नहीं संभव है। बोलिए भाई बोलिए, बारात नहीं है यहाँ पे, बोलो। बिल्कुल भाई, क्रम बदल भी सकते हैं ना। जैसे आपने 3 गुणे 6 बोला, मतलब पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या कितनी है, मैं उल्टा कर देता हूँ, 6 गुणे 3 का कर देता हूँ, 9 गुणे 2 का कर देता हूँ, और 1 गुणे 18 का कर देता हूँ। 18 इससे ज्यादा चीजों के गुणनफल में तो नहीं आ सकता,
भाई 2 9 18, 3 6 18, ठीक है, 18 1 18, और कुछ होता है 18, दो चीजों का गुणा करो 18 आ जाए, नहीं ना, ये 18 का अगर मैं फैक्टराइजेशन ही कर लेता हूं तो 2 9 18, 3 3 का 18, यही तो बन रहा है, 3 1 3, 2 3 3, यही तो बन रहे हैं, एक बार इन दोनों को ले लो, 3 2 9 6 3 18, 3 3 का 9 2 18, बस यही तो बन रहा है, समझ में आई बात? तो ये इसके संभव है ना? कोई मुझसे पूछे कि एक अवयव में कुल इतने अवयव हैं बताइए, इसमें ये अवयव की जो कोटि होगी वो क्या क्या संभव हो सकती है, तो भैया इतनी संभव हो सकती है, ठीक है ना? समझ पाए इस बात को पूरी बढ़िया से? चलिए एक और बता दीजिए, अवयव में अवयव की जो कुल संख्या है वो है 17, बताइए क्या क्या संभव है? 17 1 17, अब वो भाई तुम जानो, मैं क्या बताऊं? 17 एक प्राइम नंबर है, इसको काटने वाला और कहिए खुद से कटेगा या फिर एक से, बात समझ में आई? तो 17 गुणे 1 या 1 गुणे, बात समझ में आ रही है? बोलिए, इतनी बातें हो गई, ठीक है। चलिए अवयव के निर्माण पर बात कर लेते हैं, किस पर? अवयव के निर्माण पर, कि अवयव का अगर कभी कभी मुझे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मुझे बोल देगा भैया अवयव का निर्माण करके दिखाइए, बोलेगा ठीक है अवयव मैं बना दूंगा, मुझे थोड़ी जानकारी हो चुकी है अवयव के बारे में, लेकिन आप क्या बातें बताओगे मुझे कि मैं उस बात के जरिए आपके अवयव का निर्माण कर दूंगा। बोलेगा एक क्वेश्चन, जैसे एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, बोला एक 2 गुणे 3 का अवयव है, एक अवयव कितने का है, उसका जो ऑर्डर है कितना है, 2 गुणे 3 के क्रम का है, ठीक है ना? और फिर बातें बोल रहा है कि इसमें अवयव की जो डिटेल बता रहा है कि a इज इक्वल टू ए आई जे है, इस रूप में है, ठीक है ना? और की रचना कीजिए जो कि ए आई जे, क्रॉस में ऐसे लिख देते हैं, जो कि ए आई जे की डेफिनेशन बता रहा है कि ए आई जे की जो वैल्यू है कितनी है, आई माइनस जे अपान आई प्लस जे, आई माइनस जे अपान कितना, आई प्लस जे। जरा सोचिए एक बार, क्या क्या दे रहे हो आप मुझे, क्या दे रहे हो? आप भी बनाना है ये तो समझ में आ गया, आप बातें क्या बता रहे हो मुझे? आप कह रहे हो कि 2 गुणे 3 का बनाना है, एक बात समझ में आ गई कि 2 गुणे 3 का अगर बनाना है कोई अवयव मुझे, तो उसमें कितनी पंक्तियां रखनी है मुझे, 2 पंक्तियां रखनी है, और स्तंभ कितने रखने हैं, 3 स्तंभ रखने हैं, बात समझ में आई? इसका मतलब जो भी अवयव बनने वाला है, पहला अवयव क्या बनेगा उसका, a11, और दूसरा क्या बनेगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा क्या बनेगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, बोलते जाइए, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और ये क्या हो जाएगा आपका, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यही तो बनेंगे, और कोई संभावना है? भैया आप कह रहे हो 2 गुणे 3 का बनाना है, 2/3 का है, इसका मतलब 2 पंक्तियां, स्तंभ कितने, तो यही अवयव तो संभव है। और आप इनको क्या बता रहे हो भाई, ये आई जे ही तो है, ये सब किसके मान है, आई जे के, आई माने पंक्ति और जे माने स्तंभ, और आपने इसकी जो डेफिनेशन दी है कि ए आई जे की वैल्यू किसके बराबर होगी भैया, आई माइनस जे बटे कितना, आई प्लस जे के बराबर। तो मैं अपने पहले अवयव को निकालना चाहूंगा a11, इसका मतलब क्या होगा, मैंने आई के प्लेस पे कितना रखा, जे के प्लेस पे कितना रखा, 1, तो मैं इस फॉलो करो इसको, बोल रहे हो आई माइनस जे, दैट्स मीन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 एंड 0 बाई समथिंग इक्वल टू, पहला अवयव क्या मिल गया मेरे को, बात समझ में है? तो दूसरा अवयव कैसे निकालूंगा अब मैं, a12 की बात कर लेता हूं मैं, आई जे, आई के प्लेस पर 1 रखा है और जे के प्लेस पर 2 रखा है, तो 1 माइनस 2 बटे 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई 3, हरी बात समझ में? तीसरा निकाल लेंगे 1 3 का, तो 1 माइनस 3 बटे कितना, 1 प्लस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट्स मीन माइनस 1 बाई 2, हो गया क्या, 1 4 निकालूं,
A14 निकालूं तो बनेगा ही नहीं। 14 का मतलब पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, स्तंभ मेरे को 3 ही दे रहे हो तो मैं चौथे स्तंभ में कहां घुस पाऊंगा? समझ में आया? तो इसका मतलब मैं आपकी 2 1 निकालूंगा, निकाल ले जाएंगे ऐसे। समझ में आ रहा है? ऐसे शर्त देख करके मेरे को ऐसे अवयव बनाने को बोल सकता है। समझ में आया कुछ? ठीक है, आइए और कुछ बातें आगे बढ़ाते हैं। अवयव के प्रकार पर, किस पर बात करते हैं? अवयव के प्रकार पर, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर, ठीक है ना, अवयव के प्रकार पर। अवयव के प्रकार क्या क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने 7 प्रकार लिखे हैं, इनके बारे में समझते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल टॉपिक है ये हमारा, ठीक है ना, एकदम आसान, इससे ज्यादा आसान है ही नहीं इस दुनिया में कुछ, ठीक है। रो मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति अवयव, ठीक है ना। कंसंट्रेट होकर ध्यान से समझिए, बस एक बार में कहानी खत्म। क्या है पंक्ति अवयव? क्या है? एक ऐसा अवयव जिसमें एक ही पंक्ति पाई जाए, जिसमें एक ही पंक्ति पाई जाए। समझ में आया? खत्म। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई अवयव लिखा, सिर्फ उसमें हमने लिख दिया एक पंक्ति। आप देख सकते हैं स्तंभों की संख्या इसमें कितनी है? वाह भले मेरे विद्वान बच्चों, भाई पंक्तियां एक है लेकिन स्तंभ 4 हैं उसमें। जरूरी ये नहीं है कि मैं नीचे भी खंभा खड़ा करूं, ठीक है ना। समझ में आया? क्या है पंक्ति अवयव? जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो? एक हो। आगे बात समझ में? फिर स्तंभ कितने हो उससे मतलब नहीं है, पंक्ति मेरी कितनी होनी चाहिए? एक। आगे बात समझ में? मैंने कह दिया कि आलू से तुम्हें परहेज है, तुम्हें आलू नहीं खाना है। अब बार बार ये क्वेश्चन मत करो, गोभी खाऊं, बैगन खाऊं? अरे बोल दिया आलू मत खा, तू कुछ भी खा ले, जो भी खाने योग्य है या जो नहीं योग्य वो भी खा ले। कहने का मतलब यही हुआ कि मैंने बोल दिया पंक्ति कितनी रहनी चाहिए? एक। अब ये मत पूछो स्तंभ कितने हो, अरे 2 हो, 3 हो, 10 हो, 12, कितने, पंक्ति कितनी रहनी चाहिए? एक रहनी चाहिए भैया। समझ में आया? अगला क्या है? स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। सेम डेफिनेशन, ऐसा अवयव जिसमें क्या हो? सिर्फ एक कॉलम हो। कितने कॉलम है इसमें? स्तंभ कितने हैं? एक। पंक्तियां कितनी हैं? पंक्तियां भी एक हैं। नहीं से बता पाए? 1 2 3 4, 4 पंक्तियां हैं लेकिन स्तंभ एक है। समझ में आया? ठीक है, आगे बात करते हैं जीरो, नल और वाइड मैट्रिक्स। ये तीनों इंग्लिश वर्ड जो है मीनिंग सबकी वही है, शून्य या रिक्त अवयव। जीरो, नल, ठीक है ना, नल सेट सुना था आपने, है ना, एम्प्टी सेट, नल सेट, रिक्त समुच्चय, है ना। और ये क्या है? वर्ड मैट्रिक्स। ये भी एक सिनोनिम्स मिल गया आपको। तो क्या पढ़ना अगला? शून्य या रिक्त अवयव। शून्य या रिक्त अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो? 0 0 हो, चाहे एक पंक्ति हो उसमें, चाहे एक स्तंभ हो, चाहे जो हो, जो भी कोई भी अवयव उसमें कोई संख्यात्मक ना हो, सारे ही शून्य अवयव हो, ठीक है ना। ऐसा अवयव जिसमें क्या हो? जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो। ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो, रिक्त या फिर शून्य अवयव कहलाता है। खत्म? चलिए ये समझ गए, ये समझ गए। आगे समझते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव क्या है? क्या समझना है? वर्ग अवयव क्या है? वर्ग से कुछ याद आता है? समान भुजाएं, है ना। यहां भी याद कर लो कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर क्या हो? बराबर हो, तो वो क्या बन जाएगा मेरा? वर्ग अवयव। जैसे यहां पर मैंने देखो कितना लिख रखा है, 3 पंक्तियां, एक पंक्ति, दो पंक्ति है, 3 स्तंभ है। अगर मैं
तीन स्तंभ कर लो, तीन पंक्तियां तीन स्तंभ हो गए, तीन पंक्तियां तीन स्तंभ, ये एक वर्गाव्यू है। ठीक है ना? वर्गाव्यू क्या होता है? जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या रहे, बराबर है, आपका वर्गाव्यू कहलाता है। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह क्या है? ठीक है ना? यहां पर थोड़ी सी रोचकता है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। विकर्ण आव्यूह जानने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी आव्यूह के मुख्य विकर्ण को समझना होगा। किसको? मुख्य विकर्ण को। जब भी हमारा आव्यूह बनता है ना, आप समझ सकते हो ये आयत का वर्गाकार रूप लेता है, ठीक है ना? तो आप जान सकते हो कि ऐसे ऐसे में जो अवयव आएंगे वही विकर्ण वाले होते हैं। ये तो दो बनते हैं विकर्ण हमारे, ठीक है ना? तो इसमें से जो यहां से बाएं से जो दाएं गया रहता है ना, ये वाला हमारा क्या रहता है? मुख्य विकर्ण रहता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिया मैंने, तो विकर्ण कौन से हैं मेरे? देख रहे हैं, यही क्या है मेरा? मुख्य विकर्ण है। ये क्या है मेरा? मुख्य विकर्ण। समझ में आई बात? अभी आप विकर्ण आव्यूह नहीं पढ़ रहे हो, अभी आप केवल किसी आव्यूह में मुख्य विकर्ण होता क्या है ये समझ रहे हो। क्या ये समझ में आया? किसी आव्यूह में मुख्य विकर्ण, इस पे तो ये मेरा मुख्य विकर्ण नहीं है, विकर्ण है बट मुख्य विकर्ण नहीं है। आव्यूह की अगर विकर्ण की बात आती है तो हमेशा उसका मुख्य विकर्ण ही अज्यूम किया जाता है, माना जाता है। तो मुख्य विकर्ण समझ में आ गया, कहां होता है? बाएं से। क्लियर? अब बात करते हैं कि भैया विकर्ण आव्यूह होता क्या है? ऐसा आव्यूह जिसमें जो मुख्य विकर्ण हो, इसके अवयव को छोड़कर, यानी इसके अतिरिक्त अन्य सभी जो अवयव हो, से सभी अवयव क्या हो? वहां पर शून्य। से सभी अवयव क्या हो? शून्य। ये है विकर्ण आव्यूह, जिसमें मुख्य विकर्ण में कुछ अवयव हैं अशून्य रहे, उसमें जो अवयव हैं कैसे रहे? अशून्य अवयव, वो शून्य ना हो। लेकिन उन विकर्ण आव्यूहों के अवयव को छोड़ करके, विकर्ण के अवयव को छोड़ करके जो शेष अन्य अवयव हों वो सारे के सारे क्या रहे? बात समझ में आ गई? ये है मेरा विकर्ण आव्यूह। नहीं, वो नहीं, वो मुख्य विकर्ण है ही नहीं, वो मुख्य विकर्ण है ही नहीं। आव्यूह में सिर्फ एक ही विकर्ण होता है। आव्यूह में सिर्फ कितना विकर्ण होता है? एक विकर्ण होता है, वो भी कहां से? बाएं से दाएं। उस विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सारे अवयव अगर 0 0 0 हैं तो कोई मुझसे पूछे कि ये किस प्रकार का आव्यूह है, तो मैं क्या बोलूंगा? विकर्ण आव्यूह हुआ। कैसे आव्यूह हो? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह मतलब जिसमें विकर्ण में ही अवयव रहे, बाकी अन्य सभी अवयव क्या रहे? 0 रहे। समझ में आ गई? बात करें अगला, ये स्क्वायर आव्यूह हो गया, डायगोनल हो गया हमारा, स्केलर मैट्रिक्स की, ठीक है ना? अदिश आव्यूह क्या है? अदिश आव्यूह ये भी विकर्ण आव्यूह से ही थोड़ा लिंक है, ठीक है ना? अगर कोई विकर्ण आव्यूह है, ध्यान देना, अदिश आव्यूह की परिभाषा मैं किससे बता रहा हूं? विकर्ण आव्यूह से। किससे बता रहा हूं? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह का मतलब केवल उसमें विकर्ण हो कुछ, बाकी शेष सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। बात समझ में आई? शेष सभी अवयव क्या हो? ये विकर्ण आव्यूह है। बोला ये अदिश कैसे बन सकता है? बोला अदिश अगर बनाना है इसको, तो इसके जो विकर्ण पर अवयव हैं उनको सेम टू सेम रख लो। कहानी खत्म। उनको क्या रख लिया जाए? सेम टू सेम रख लिया जाए। समझ में आएगा? अदिश, अदिश, ठीक है ना? अदिश आव्यूह ऐसा विकर्ण आव्यूह, ठीक है ना, जिसके विकर्ण में उपस्थित अवयव क्या हो? एक समान हो, एक समान हो। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? विकर्ण आव्यूह क्या था? जिसमें जो विकर्ण पर अवयव हो वो चाहे जैसे रहे, शून्य ना हो वो, लेकिन उनको छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, तो वो विकर्ण आव्यूह था। अदिश में क्या है कि विकर्ण में जो अवयव हो वो एकदम सेम टू सेम हो, ठीक है ना, एक जैसे हो, एक समान हो, तो वो आपका आव्यूह क्या बन जाएगा? विकर्ण आव्यूह तो है ही वो। विकर्ण आव्यूह के साथ साथ कैसा आव्यूह है? अदिश। कैसा है? अदिश आव्यूह है। एक लास्ट आव्यूह बचा है आपका यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई या तत्समक आव्यूह। समझ में आई बात? इकाई या तत्समक आव्यूह क्या होता है? इकाई या तत्समक आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है, ये भी विकर्ण आव्यूह की तर्ज पर जाएगा। समझ पाए? कैसा? कि जिसमें जो विकर्ण है हमारे, आपने देखा विकर्ण पर अगर कुछ संख्याएं असमान लिखते हैं हम, ए बी सी,
तो कैसा अवयव? विकर्ण अवयव, ठीक है ना। अगर मैं सेम टू सेम लिख लूं 2 2 2 तो कैसा अवयव? अदिश अवयव। अगर मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक और एक लिख लेता हूं, भाई कैसा है? इकाई ना, इकाई अवयव, यानी एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्णों में जो अवयव हो वो क्या हो? सिर्फ एक हो। बराबर की बात नहीं हो रही, यहां पर एक की बात हो रही है, सिर्फ एक हो। देख रहे हैं आप, एक एक एक। लेकिन क्या मैं दो 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 लिख दूं तो इकाई या तत्समक अवयव बनेगा? नहीं, तो वो अदिश बनेगा, क्योंकि वहां पे समानता की बात आ गई। यहां पर समान तो दिख रहा है ना, एक अदिश की भांति व्यवहार कर रहा है, लेकिन जो संख्या है वो क्या है? एक है ना, इसलिए कौन सा अवयव है आपका? इकाई अवयव। तो क्लियर हुआ अवयव के प्रकार? बोलिए, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। पंक्ति अवयव क्या है? जिसमें एक पंक्ति हो। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? स्तंभ अवयव क्या है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्तंभ हो। और हमारा शून्य या रिक्त अवयव क्या होता है? जिसमें सारे अवयव क्या हो? जीरो हो। स्क्वायर वर्ग अवयव क्या होता है? जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर हो। डायगोनल विकर्ण अवयव क्या होता है? जिसमें जिस अवयव के मुख्य विकर्णों के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? अदिश अवयव क्या है? ऐसा अवयव जिसमें विकर्णों के जो अवयव हो वो एक समान हो। विकर्ण के अवयव क्या हो? एक समान हो। इकाई या तत्समक अवयव क्या होता है? जिसमें जो मुख्य विकर्ण के अवयव हो वो क्या हो? सिर्फ एक हो। खत्म, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आप सबके लिए इतना ही। अवयव का जो भी कॉन्सेप्ट था खत्म हो चुका है। अब इसके बाद में जो भी रहेगा वो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है ना। तो इन कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से देखिए, चीजों को समझिए, फिर अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.1, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।